हेलो एंड वेलकम टू द कलेक्टर बाबू। जैसा कि आपको पता है हम प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमिक्स को कवर कर रहे हैं और हमने जितने भी हमारे पीवाईक्यू हैं इकोनॉमिक्स के, अगर हम उनको एनालिसिस करें तो हमें पता चलता है कि 90% क्वेश्चन जो हैं इकोनॉमिक्स के वो 10 टॉपिक्स से आते हैं। मोस्टली इन्हीं 10 टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन 10 टॉपिक्स को हम एक-एक वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ उनका रिवीजन प्रॉपरली करेंगे कि कुछ फैक्ट हो जाएँ जो हमको याद रहें, और साथ ही साथ जो पीवाईक्यूज़ हैं, पूरे 10 या 15 साल के जो पीवाईक्यूज़ हैं, हम उनको कवर करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कैसे लाइव क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या अप्रोच लगाना है, कब एलिमिनेशन टेक्निक लगाई जा सकती है, कब लॉजिकल गेस हम कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम कंप्रिहेंसिवली जो है इकोनॉमिक्स को प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको 10 वीडियोज़ के अंदर कवर करके हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी इन्फ्लेशन कवर कर चुके हैं, हमारा मनी एंड बैंकिंग कवर हो चुका है, हमारी फिस्कल पॉलिसी कवर हो चुकी है। लास्ट वीडियो में हमने जो ग्रोथ है कि कैसे हमें जीडीपी मेज़र करना होता है, जीडीपी, जीएनपी में डिफरेंस क्या होता है, तो वो भी हमने कवर कर लिया है। तो ऑलरेडी हमारे 4 टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो गए हैं। आज हम करेंगे 5th टॉपिक यानी एक्सटर्नल सेक्टर को आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली एक्सटर्नल सेक्टर में अगर हमें देखें तो हम लोग कैसी इकोनॉमी फॉलो करते हैं, हम लोग ओपन इकोनॉमी हमारी होती है। ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो अदर कंट्रीज के साथ में ट्रेड करती है, एक्सपोर्ट भी करती है, इंपोर्ट भी करती है। तो पूरी तरीके से इंटीग्रेट नहीं होती, बट मोस्टली हमारा कुछ ना कुछ ट्रेड जो होता है वो आपको एक्सपोर्ट के जरिए और इंपोर्ट के जरिए हम आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे हम चाइना से कुछ इंपोर्ट करते हैं तो चाइना को एक्सपोर्ट भी करते हैं, हम अमेरिका से कुछ इंपोर्ट करते हैं तो अमेरिका को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। उसी तरीके से कुछ क्लोज इकोनॉमी भी होती है। क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन अदर कंट्रीज से या वर्ल्ड से आपका नहीं होता है। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको बाहर से मंगाना ही पड़ता है। जैसे कि मान लो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया बहुत कम ट्रेड करता है अदर वर्ल्ड कंट्री से, बट फिर भी चाइना के साथ में उसका ट्रेड जो है वो होता है। फिर उसी तरीके से सूडान कंट्री है, इसका भी बहुत ज़्यादा अदर वर्ल्ड से और अदर कंट्री से इतना इंटरेक्शन नहीं है, इतना ट्रेड नहीं है। तो उस तरीके से हम मान सकते हैं कि वो समहाउ क्लोज इकोनॉमी के कनेक्टेड हैं या क्लोज इकोनॉमी से रिसेंबल करते हैं, बट पूरी तरीके से नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ आपको बाहर से मंगाना ही पड़ेगा। तो जब भी आप अदर कंट्री से ट्रेड करोगे, जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज अगर आप ट्रेड करते हो, तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन करना होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी एक ऐसा रिकॉर्ड जिसमें रेसिडेंट ऑफ कंट्री और नॉन रेसिडेंट यानी जब आप अमेरिका से, चाइना की कंपनी, अमेरिका के लोगों से जब आप ट्रेड करते हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, तो उसका जो भी लेखा-जोखा होता है, उसी को बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। मोस्टली आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में यहीं पे एक्सटर्नल सेक्टर के क्वेश्चन जो हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यूपीएससी डायरेक्ट पूछ रहा है कि कौन-सा इसमें करंट अकाउंट का पार्ट है, कौन-सा आइटम जो है वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको करंट अकाउंट देखने को मिलेगा और कैपिटल अकाउंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन रहा है। फिर उसी तरीके से जब हमको कुछ डेफिसिट देखने को मिलेगा, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस, अभी चाइना ने 1 ट्रिलियन जो ट्रेड सरप्लस है उसको अचीव किया है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी आने के चांसेस हैं। ओपन इकोनॉमी में अभी जो जिस तरीके से अमेरिका सब पे सैंक्शन लगा रहा है, सब पे जो ट्रेड डील इम्पोज़ कर रहा है, तो उस तरीके से भी हमें क्वेश्चन जो है यूपीएससी प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर एक्सचेंज रेट भी आने की संभावना है। एक्सचेंज रेट में हम ये देखेंगे कि डॉलर और रुपये का जो अभी रिलेशन चल रहा है, खासकर जो रुपये डेप्रिशिएट कर रहा है, अभी 90 के आसपास हमारा रुपये जो है वो ट्रेड कर रहा है कंपेयर टू डॉलर। तो एक्सचेंज रेट को लेकर भी क्वेश्चन जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एक्सटर्नल सेक्टर में हम इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक हमारा है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों आया कॉन्सेप्ट में? बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट एक टाइप का रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन है, क्योंकि हमने क्या देखा कि ओपन इकोनॉमी हमारी, ठीक है, मोस्टली जो कंट्री है सारी ओपन इकोनॉमी होती है। मतलब आप दूसरी कंट्री से इंपोर्ट भी कर सकते हो और आप दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। जैसे हमारे देश में ऑयल नहीं होता है, ठीक है, तो हमको क्या करना, ऑयल को इंपोर्ट करना पड़ता है। और बाकी अदर कंट्रीज में भी कुछ ना कुछ हम लोग गुड्स जो हैं, जैसे कुछ क्लोथ हम सेंड करते हैं, जूते हम बना के सेंड करते हैं, तो हम कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इनका जब आप हिसाब किताब करते हो, एक रिकॉर्ड अगर आप मेंटेन करोगे, उसी को बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है? अब ये अगर आप इसको डिफाइन करोगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि यूपीएससी का कुछ हद तक डायरेक्टली टर्म्स के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछ लेती है। तो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, तो ये रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शन का। किसके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है? आपका रेसिडेंट्स के बीच में, यानी आपके जो कंट्री के जो लोग हैं, वो कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जिससे वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं नॉन रेसिडेंट, यानी यूएसए, चाइना, तो इनके बीच का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसके रिकॉर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब अगर हमारी कंट्री के लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? क्रेडिट मिलेगा। और अगर हमारी कंट्री के लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल मंगा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो हमारे जेब से पैसे जा रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। मतलब हमारे बीओपी से पैसे जो हैं, वो डेबिट के शो में डेबिट शो हो जाएगा हमारे बीओपी में।
तो अगर आप सारी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट देखोगे तो आपको जीरो दिखाई देगा, क्योंकि अगर कोई कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है तो कोई ना कोई इंपोर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्री वाइज एडजस्ट किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का दो टाइप होता है, मतलब उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट का कंपोनेंट और एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो करंट अकाउंट वाला जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंपोनेंट होता है, उसमें आपके 2 हिस्से होते हैं। पहला होता है जो विजिबल कैटेगरी में जब हम ट्रेड करते हैं। विजिबल क्या? जैसे जूते, कपड़े, ये फिजिकल कमोडिटीज़ हैं, जो आप भेज रहे हो, जो आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो ये आप देख रहे हो, आप उसको छू पा रहे हो, आप उसको फ़ील कर पा रहे हो, आप उसको हाथ से उठा पा रहे हो। तो ऐसी चीज़ें यानी गुड्स। तो जब आप गुड्स में ट्रेड करते हो, तो वो आता है करंट अकाउंट में। तो उसी तरीके से कुछ इनविजिबल आइटम्स भी होते हैं करंट अकाउंट में, जैसे सर्विस। जैसे कि हमने बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करी अमेरिका में, तो वो एक टाइप की सर्विस है, जिसको आप छू नहीं सकते, वो इनविजिबल कैटेगरी में है, बट वो सर्विस हमने प्रोवाइड करी है, एयरलाइन्स की सर्विस है। तो वो भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, हम अमेरिका की कई सारी कंपनीज़ का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो उन्होंने क्या हमको एक्सपोर्ट किया, हमको सर्विस एक्सपोर्ट की। तो उस तरीके से जो सर्विस में जो ट्रांज़ैक्शन होता है, वो इनविजिबल कैटेगरी में होता है, बट करंट अकाउंट की कैटेगरी में होता है। ठीक है? अब सर्विस के साथ-साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी जिनको हमें जैसे हम लोग कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, तो हमें कुछ प्रॉफिट होता है, कुछ डिविडेंड होता है अदर अदर कंट्री से हम लोग हमको हमको जो अर्न करते हैं हम लोग, तो उसको भी हम लोग इसी कैटेगरी में रखते हैं, ये फैक्टर इनकम होती है। उसी तरीके से एक लास्ट कंपोनेंट होता है ट्रांसफर ऑफ पेमेंट। यानी हमारे देश के लोग जब बाहर काम करते हैं, जैसे केरला के लोग मिडिल ईस्ट में जाके काम कर रहे हैं, गुजरात के लोग, अगर आंध्र प्रदेश के लोग आपको अमेरिका में, ब्रिटेन में दिख जाएँगे, तो वहाँ से जो इनकम अर्न करते हैं, वो भारत में जब भेजते हैं, तो हम उससे बोलते हैं रेमिटेंस। इंडिया को रेमिटेंस बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है? तो इस तरीके से जो पैसा आ रहा है, उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? करंट अकाउंट की इनविजिबल कैटेगरी में। और जो गुड्स हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, जिसको हम छू सकते हैं, उसको हम लोग विजिबल कैटेगरी में रखेंगे करंट अकाउंट में। तो इसका जो पूरा लेखा-जोखा होता है, ये बेसिकली एक तो शॉर्ट टर्म का होता है, 1 साल के अंदर जो भी हमने मँगाया है, जो भी हमने भेजा है, तो उसके हिसाब-किताब को हम लोग इस करंट अकाउंट में रखते हैं। तो जब हम करंट अकाउंट का अगर हिसाब-किताब करेंगे, तो हमको कुछ डेफ़िसिट दिखाई देगा। डेफ़िसिट में हमें दिखाई देता है ट्रेड डेफ़िसिट। ट्रेड डेफ़िसिट यानी जितना भी हम गुड्स और सर्विसेज़ का अगर हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो हम क्या फ़ेस करेंगे? ट्रेड डेफ़िसिट फ़ेस करेंगे। अगर हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते और इम्पोर्ट कम करते, तो ये क्या हो जाती, कैसी सिचुएशन हो जाती? ये ट्रेड सरप्लस हो जाता। और अभी चाइना के पास में क्या है? ट्रेड सरप्लस है। कितने डॉलर का? $1 ट्रिलियन का। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और इम्पोर्ट बहुत कम करता है। तो उसकी इकोनॉमी को ट्रेड सरप्लस होता है। और इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, जहाँ पे ट्रेड डेफिसिट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि मोस्टली हमको जो हमारा ऑयल है वो इंपोर्ट करना पड़ता है और इतना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट हमारे जो एक्सपोर्ट है वो हम कर नहीं पाते हैं हमारे इंपोर्ट के कंपैरिजन में। और इसी ट्रेड डेफिसिट का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। क्योंकि ट्रेड डेफिसिट में हमने क्या-क्या रखा था? मात्र गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हम काउंट कर रहे थे। अब जैसे कि हमने देखा करंट अकाउंट में क्या-क्या आता था? आपका गुड्स आ जाता था, आपका सर्विस आती थी, साथ-साथ आपका फैक्टर पेमेंट, आपका जो ट्रांसफर पेमेंट है जैसे रेमिटेंस, अगर हम उसको भी ऐड कर लें, तो ये बन जाएगा करंट अकाउंट का डेफिसिट। यानी कि जितना भी हम अ गुड्स का, सर्विस का पेमेंट जितना भी हम बाहर भेजते हैं, अगर हम उससे कम बाहर से लेते हैं, तब हम बोलेंगे कि हमारी इकोनॉमी में करंट अकाउंट डेफिसिट है। क्योंकि करंट अकाउंट में जितना भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो कम है और हमारा इम्पोर्ट जो है, वो ज़्यादा है। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है ट्विन डेफिसिट। ट्विन डेफिसिट में क्या होता है कि जब आप करंट अकाउंट डेफिसिट और हम जब फिस्कल डेफिसिट को ऐड ऑन कर लें, तब हमको पता चलेगा कि ये ट्विन डेफिसिट कहलाता है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि जितना भी आपका बजट में, हमारे देश की इकोनॉमी में जितना भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है? और जो भी हमारे पास में रेवेन्यू आ रहा है, अगर उसका शॉर्टफॉल हो जाए और टोटल रेवेन्यू में हम लोग लोन को ऐड नहीं करेंगे, बोरोइंग को ऐड नहीं करेंगे, उसके बाद जो शॉर्टफॉल आता है, उसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। ये क्या दिखाता है? हमारे देश के ऊपर लोन दिखाता है। हम जो बजट लाते हैं ना, उसमें बताती है सरकार कि हमको लोन लेना पड़ रहा है, इतनी हमारी बोरोइंग है हमारे ऊपर। तो फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट को अगर आप ऐड कर लोगे, तो उसी को बोला जाता है ट्विन डेफिसिट। तो ये 3 आइटम्स जो हैं आपको इसमें पूछे गए हैं। फिर देखो हमारा करंट अकाउंट हो गया, अब कैपिटल अकाउंट में आपका क्या-क्या आता है? तो कैपिटल अकाउंट में जो सबसे पहला आपका कंपोनेंट होता है, वो होता है इन्वेस्टमेंट। जो बाहर से जो कंपनी आती है, जैसे कि वॉलमार्ट आ गया, ठीक है? उसने फ्लिपकार्ट को इन्वेस्ट किया, तो उसको हम बोलते हैं एफडीआई।
और कुछ डायरेक्टली कंपनी में शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। वो कंपनी के मैनेजमेंट में कोई हिस्सा नहीं लेते, ना उसके ऑपरेशंस में हिस्सा लेते हैं, वो सिंपल अपने प्रॉफ़िट के लिए आते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ये फ़ॉरेन पोर्टफ़ोलियो इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरीके का जो इन्वेस्टमेंट होता है हमारी कंपनी में, हमारी इकोनॉमी में, तो हम बोलेंगे कैपिटल अकाउंट में आता है। फिर कुछ बोरोइंग जो हम उधार लेते हैं, उसमें कुछ सरकार लोन लेती है, ठीक है? तो उसको हम सॉवरेन बोरोइंग बोलते हैं। फिर कुछ कंपनीज़ हमारी लोन लेती है बाहर से, उसको हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बोलते हैं। और जो एनआरआई जिनके पास में पैसा होता है, उनको लगता है कि इंडिया का मार्केट अच्छा कर रहा है, तो वो इंडिया में हमारे अपने डॉलर के रूप में हमारे देश के में अकाउंट खुलवा के पैसे रखते हैं, तो उसको हम एनआरआई अकाउंट बोलते हैं। तो ये एक तरीके से हमको पैसे वापस ही करने हैं, तो ये हमको बोरोइंग की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये सब आपका किसमें आएगा? आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस यही एक कारण बना था हमारा 1991 का बीओपी क्राइसिस का, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का। क्योंकि जब हमारे देश में इतना इम्पोर्ट हम लोग नहीं कर पा रहे थे, मतलब इतना एक्सपोर्ट हम नहीं कर पा रहे थे, हमको इम्पोर्ट ज़्यादा करना पड़ रहा था, हमको ऑयल क्योंकि गल्फ क्राइसिस चल रहा था, तो ऑयल भी बहुत महँगा हो गया था और हमारे पास में इम्पोर्ट करने के पैसे भी नहीं बचे थे क्योंकि हमारा जो फॉरेक्स रिज़र्व था उस वक़्त कितना था? सिर्फ़ $1 बिलियन था। और मतलब इतना कि हम सिर्फ़ 13 दिन तक ही इम्पोर्ट कर सकते थे। अब आप सोचो बिना ऑयल के हम कैसे सर्वाइव करते? हमारी गाड़ियाँ कैसे चलती? हमारी इकोनॉमी कैसे रन करती? तो बहुत बड़ा संकट आ गया था हमारा 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का। क्यों? क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। जब हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, तो हमारे पास डॉलर नहीं होते हैं। जब हमारे पास डॉलर नहीं होंगे, तो हम कैसे चीज़ों को इम्पोर्ट करेंगे? ऑयल कैसे मँगाएँगे? क्योंकि ऑयल का पेमेंट तो हमको डॉलर में ही करना पड़ेगा। तो ये क्राइसिस आ गया था 1991 में। तो इसी को काउंटर करने के लिए हम लोग क्या लेके आए? एलपीजी रिफॉर्म लेके आए। जिसके बाद हमने हमारे देश की इकोनॉमी को ओपन अप किया, बाहर से हमने एक्सपोर्ट करना शुरू करा, ठीक है? तो उससे हमारा देश में डॉलर्स आए। तो इस तरीके से हम लोग अपनी इकोनॉमी को वापस से ट्रैक पर लेकर आए। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का टॉपिक था जो अभी भी यूपीएससी पूछ रही है। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन आता है आपका एफडीआई और एफआईआई को लेकर। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। सो बेसिकली यहाँ पर यूपीएससी ने पहले इसके डेफिनेशन को लेकर या इसके नेचर को लेकर क्वेश्चन जो है वो पूछे थे। अब ये कहाँ पे आते हैं? ये हमारे बीओपी के बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। ठीक है? अब देखो इसमें दोनों में अंतर क्या होता है? तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारे देश में पैसे लेके आता है, डॉलर लेके आता है। ठीक है? कोई भी कंपनी जब ऐसा लगता है कि हमें भारत में इन्वेस्ट करना चाहिए, भारत एक ब उभरता हुआ मार्केट है, यहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या है जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगी, तो हमारे इकोनॉमी को भरोसा रखते हुए वो लोग आते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करते हैं, लैंड खरीदते हैं, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ लगाते हैं, तो ऐसे पैसे को हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर ये लोग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं, कंपनी खोलते हैं, प्रोडक्शन का पार्ट करते हैं, ठीक है? अपने साथ में कैपिटल लेके आते हैं, टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है? और इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर कोई एक ऐसा डेफिनेशन जो दोनों को अलग करता हो, एफआईआई को एफडीआई से, तो जब भी हमारे देश की इकोनॉमी में किसी कंपनी में कोई भारत के बाहर की कंपनी, विदेशी कंपनी अगर किसी कंपनी के 10% से ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करती है, तो हम बोलेंगे कि ये एक टाइप का एफडीआई है। और जब कोई कंपनी किसी हमारे देश की कंपनी में सिर्फ 10% से या 10% से कम इन्वेस्ट करेगी, तो हम उसको बोलेंगे एफआईआई। यानी कैसे इन्वेस्ट करेगी ये? उस कंपनी के शेयर खरीद लेगी, उसको बॉन्ड उसके लोन दे देगी, तो ऐसे को हम बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि भाई जैसे उसको प्रॉफिट हुआ, वो वापस चले जाएगी अपने पैसे लेके। अब इस ये कंपनी अच्छा करे, नहीं करे, ये जॉब क्रिएट करे, नहीं करे, इसने कुछ प्रोडक्शन बढ़ाया, नहीं बढ़ाया, इसका कोई कंसर्न नहीं। इसको सिंपल ये लग रहा है कि ये कंपनी भविष्य में अच्छा करेगी, तो आती है, उसके शेयर खरीदती है, जब शेयर के भाव बढ़ जाते हैं, तो बेच के वापस चली जाती है। तो ये शॉर्ट टर्म का पैसा होता है, ये लॉन्ग टर्म का पैसा होता है। एफडीआई में जब भी कोई कंपनी हमारे देश की कंपनी में इन्वेस्ट करेगी, जैसे फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट वो है किसने वॉलमार्ट ने इन्वेस्ट किया, एफडीआई है वो, तो मैनेजमेंट का पार्टिसिपेशन हुआ, वॉलमार्ट को मिल गया। तो यहाँ पे एफडीआई जब भी आता है, तो वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करती है, जबकि एफआईआई में ऐसा कुछ नहीं होता। उसको कोई कंट्रोल नहीं चाहिए, कोई से नहीं चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में, उसको सिंपल अपना प्रॉफिट चाहिए। यहाँ पे जो एफडीआई है, वो आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर एक बॉडी होती है डीपीआईआईटी। ये बेसिकली सब हैंडल करती है, एफडीआई को कैसे प्रमोट करना है, कैसे मैनेज करना है और उसी तरीके से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को बेसिकली आरबीआई और सेबी मिलकर रेगुलेट करती है इस सेक्टर को। अब यहाँ पर एफआई तो सिंपल है कि आरबीआई सेबी रेगुलेट करती है, बट एफडीआई में कई कंपनी आती है इन्वेस्ट करने, तो उसके लिए 2 रूट होते हैं। या तो वो ऑटोमेटिक अप्रूवल आ जाए, ठीक है? अगर मान लो कोई 100-200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर भी रहा है, तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है कि आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप आओ सिंपल इन्वेस्टमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप जब बड़ा इन्वेस्टमेंट लाते हो या फिर आप चाइना से कोई कंपनी हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करेगी, तो हम वहाँ पर
कुछ एक चेक एंड बैलेंस रखते हैं या कुछ सिस्टम बना के रखते हैं कि हम ऐसे इसको अप्रूवल देंगे। तो जब भी 5000 करोड़ का कोई अप्रूवल होगा, कोई कंपनी आती है, वो बोलती है मैं 5000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करूँगी, तो वहाँ पर हमारी एक कैबिनेट कमेटी आती है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसको कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं। तो वो अप्रूवल देते हैं कि 5000 करोड़ के ऊपर का अगर एफडीआई है, तो ये बॉडी जो है वो अप्रूवल देती है कि इनको देना है अप्रूवल या नहीं देना है। क्लियर है? एफडीआई 2 तरीके से आता है, या तो ऑटोमेटिक अप्रूवल आ जाए या फिर अप्रूवल रूट आना पड़ेगा, तो उसमें आपको 5000 करोड़ तक के अगर ज़्यादा का अमाउंट है, तो सीसीए जो होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर प्राइम मिनिस्टर, वो कॉल लेती है। ठीक है? क्लियर है आपको एफडीआई और एफआईआई के बीच में अंतर? सिर्फ 10% वाला रूल याद रखना, 10% से कम है तो एफआईआई है और अगर 10% से ज़्यादा है तो एफडीआई है। क्लियर है? अब देखो, ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट में एफडीआई, एफआईआई, फिर हमने करंट अकाउंट देखा, तो उसमें जब भी एक्सपोर्ट हम लोग मान लो करते हैं, ज़्यादा हमारे पास डॉलर आ रहा है और इंपोर्ट हमारा कम हो रहा है, ठीक है? तो डॉलर हमारे पास आ रहा है, तो डॉलर जा कहाँ रहा है? वो जा रहा है हमारे फॉरेक्स रिज़र्व में, और फॉरेक्स रिज़र्व को कौन हैंडल करता है हमारे देश में? आरबीआई कर रही है। अब जैसे एफडीआई पैसा लेके आ रहा है, तो ये पैसा भी कहाँ जा रहा है? फॉरेक्स रिज़र्व में, क्योंकि ये मान लो भई कल से गूगल की कंपनी आई, उसको भारत में इन्वेस्ट करना होगा, तो वो अपने साथ में डॉलर लेके आएगी। तो वो डॉलर किसके पास लेके जाएगी? वो आरबीआई के फॉरेक्स रिज़र्व में अपना डॉलर देगी और बदले में आपको क्या मिल जाएगा? रुपए मिल जाएगा, क्योंकि इंडिया में तो आपको रुपए में ही ट्रांज़ैक्शन करना होगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो भी एक्सपोर्ट से जो हम डॉलर अर्न कर रहे हैं, एफडीआई से जो हमारा पैसा आ रहा है, ठीक है? जो भी डॉलर के फॉर्म में अगर पैसा आ रहा है, तो वो आरबीआई फॉरेक्स रिज़र्व में ले लेती है और बदले में आपको रुपए जो है, वो दे दिए जाते हैं। तो फॉरेक्स रिज़र्व पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले ही पूछे हैं, तो फॉरेक्स रिज़र्व देख लेते हैं। देखो, जो भी पैसा आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है? फॉरेक्स रिज़र्व में जा रहा है, ठीक है? अब फॉरेक्स रिज़र्व को मैनेज करने का पावर किसके पास में है? आरबीआई के पास में वो पावर है। आरबीआई को ये पावर किसने दी है? तो आरबीआई एक्ट जो है 1934 में, उसमें प्रोविज़न है कि हमारे देश में जो भी फॉरेक्स रिज़र्व होगा, उसको कौन मेंटेन करेगा? आरबीआई करेगी। तो मतलब कानूनी रूप से फॉरेक्स रिज़र्व को हैंडल करने की ज़िम्मेदारी जो है, सरकार ने किसको दे रखी है? आरबीआई को दे रखी है, ठीक है? तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो फॉरेक्स रिज़र्व में क्या-क्या आता है अब वो, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जो है अभी तक आए हैं, क्योंकि फॉरेक्स रिज़र्व में जैसे डॉलर तो आ रहा है, पर क्या फॉरेक्स रिज़र्व में सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉलर है? तो ऐसा नहीं है। फॉरेक्स रिज़र्व में आपका डॉलर के साथ में कुछ अदर करेंसी भी होती है, इसलिए यहाँ पर क्या है आपका फॉरेन करेंसी एसेट, यानी आपके इसमें फॉरेक्स में डॉलर भी है, ठीक है? आपका येन भी है, आपका यूरो भी है, आपकी रेमनेबी भी है, ठीक है? आपका पाउंड भी है। तो बहुत सारी करेंसी जो हैं आपके फॉरेन करेंसी एसेट में होती हैं, ठीक है? और अगर फॉरेक्स रिज़र्व में देखोगे तो सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है, वो यही होता है। क्योंकि डॉलर की ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पेमेंट आपको डॉलर में भी करना पड़ता है, ठीक है? तो जितना ज़्यादा हमारा फॉरेक्स रिज़र्व होगा, उतना ज़्यादा हमारे पास में क्या होगा? इम्पोर्ट कवर होगा। ये यूपीएससी ने डायरेक्टली पूछा था। इम्पोर्ट कवर मतलब क्या? कि फॉरेक्स रिज़र्व हमारा कितना है? जैसे फॉरेक्स रिज़र्व हमारा अभी कितना है? समवेयर अराउंड $688 बिलियन डॉलर का है। तो इससे हम लोग कई महीनों तक का जो है, हम लोग इम्पोर्ट कर सकते हैं, अगर हम अगर कोई एक्सपोर्ट ना करें, हम कोई भी डॉलर अगर अर्न ना करें, फिर भी अगर हम सिर्फ फॉरेक्स रिजर्व में देखें, उसका यूज़ करते हुए हम कुछ महीनों तक हमारा आराम से इंपोर्ट जो है, ऑयल वगैरह है, वो हम कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमको एक बढ़िया इंपोर्ट कवर करके देती है। ठीक है? तो इंपोर्ट कवर का मतलब समझ गए? अब देखो, फॉरेक्स रिजर्व में इसके साथ-साथ फिर होता है गोल्ड रिजर्व भी होता है, मतलब गोल्ड होता है इसमें। और अभी अगर आप देखोगे आरबीआई हो गया या चाइना जो है, वो बहुत ज़्यादा गोल्ड में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं वो लोग डॉलर के इम्पोर्टेंस को या डॉलर के जो प्रभाव है इंटरनेशनल इकोनॉमी में, उसको कम करने में लगे हुए हैं। डी-डॉलराइज़ेशन हम उसको एक इम्पैक्ट के तौर तौर पे देख रहे हैं। ठीक है? फिर है स्पेशल ड्राइंग राइट। तो फॉरेक्स रिज़र्व में बहुत बड़ा जो चंक होता है, वो स्पेशल ड्राइंग राइट का भी होता है, जिसको हम अभी देखेंगे, और एक रिवर्स ट्रांच का होगा। देखो, क्या होता है एसडीआर? तो एसडीआर बेसिकली एक यूनिट ऑफ अकाउंट होती है। यूनिट ऑफ अकाउंट, ये कहीं भी ठीक है, इसको कैसे भी आप इसको करेंसी नहीं बोल सकते। एसडीआर मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट। इसको कई बार बोला जाता है कि आईएमएफ की करेंसी है, बट ये आईएमएफ की करेंसी नहीं है। ये एक स्पेशल अरेंजमेंट है, मतलब एक यूनिट ऑफ अकाउंट है, यानी जिसके पास भी एसडीआर होगा, वो मार्केट में कभी भी जाके उसके बदले में कुछ करेंसीज़ जो हैं वो ले सकता है। तो एसडीआर में कौन-कौन सी करेंसी आती है? तो उसमें यूएस डॉलर आती है, उसमें चाइनीज़ की रेमनेबी आती है, जापानीज़ येन आती है, यूरो आती है और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग आती है। ठीक है? तो एसडीआर का मतलब ये है कि अगर आपके पास में एसडीआर है, तो आप कभी भी मार्केट में जाके जितने भी वैल्यू का आपके पास एसडीआर है, उतने वैल्यू का आप यूएस डॉलर या तो ले सकते हो, या रेमनेबी ले सकते हो, या येन ले सकते हो, या यूरो ले सकते हो, या पाउंड ले सकते हो। ठीक है? मतलब अपने आप में वो करेंसी नहीं है, बट हाँ, उस करेंसी के बदले आपको ये जो है इतने वैल्यू का डॉलर और ये येन वगैरह आपको दिए जा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि एसडीआर में जो करेंसीज़ हैं, उनका वेटेज कितना है? तो सबसे ज़्यादा वेटेज है आपका डॉलर का है। ठीक है? उसके बाद है आपके यूरो का,
फिर आपके चाइनीज़ रेमनेबी, फिर जापानीज़ येन और फिर होता है आपके ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। मतलब सबसे कम है ब्रिटिश पाउंड और सबसे ज़्यादा क्या है यूएस डॉलर। ठीक है? तो ये अपने को पूछा जा सकता है। अब एसडीआर को बनाया कब गया था? तो 1969 में बनाया था, आईएमएफ ने बनाया था। ठीक है? ये क्वेश्चन पूछ सकती है यूपीएससी। अब एसडीआर में इन्हीं क्यों करेंसी को रखा गया है? तो बेसिकली इनका जो है क्राइटेरिया होता है। तो सबसे ज़्यादा जो टॉप 5 आईएमएफ के जो टॉप 5 एक्सपोर्टर हैं, उनकी करेंसी को रखा जाता है। और दूसरा ये कि ये सारी करेंसी फ्रीली कन्वर्टेबल होना चाहिए। मतलब कभी भी अगर आपके पास में 2 एसडीआर हैं, तो आप कभी भी जाके उसको डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब उस करेंसी की कन्वर्टिबिलिटी पे कोई इश्यू नहीं है। चाहे वो करंट अकाउंट हो, चाहे वो कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी हो। कितने भी अमाउंट का पैसा क्यों ना हो, आप कितना भी अमाउंट का पैसे को आप कन्वर्ट करा सकते हो। ठीक है? तो ये कन्वर्टिबिलिटी आपकी फ्रीली होना चाहिए, तब जाके आपको एसडीआर में उस करेंसी को रखा जाएगा। और इसमें जितना भी वेटेज दिया जाता है करेंसी को, वो हर 5 साल में रिव्यू किया जाता है एसडीआर में। क्लियर है? अब है आपका आपका रिवर्स ट्रांच। रिवर्स ट्रांच क्या होता है? देखो, जब भी आईएमएफ में अगर आप मेंबरशिप लोगे, तो आपको आईएमएफ का कोटा लेना पड़ता है। तो इसमें 2 कोटा होता है बेसिकली, ठीक है? एक तो 25% का होता है और एक 75% का होता है। तो ये जो 25% का आपको कोटा मिलता है, उसी को बोला जाता है रिवर्स ट्रांच, जिसको आप कभी भी जब भी आपको ज़रूरत पड़े, तब आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जो रिवर्स ट्रांच मतलब हमारे कोटे का ही एक पैसा जो है हमको लेना पड़ता है, उसी को बोला जाता है रिवर्स ट्रांच। तो ये यूपीएससी ने पूछ रखा है रिवर्स ट्रांच। तो बेसिकली डायरेक्टली टर्म ही आ गया था रिवर्स ट्रांच, तो आप आराम से देख सकते हैं कि ये हमारा कोटा है जो हम लोग आईएमएफ में रखते हैं। ठीक है? क्लियर है? अब चलते हैं आगे। अभी हमने फॉरेक्स रिजर्व देखा, जिसमें कि हमारा फॉरेन करेंसी एसेट है, जिसमें और उसके साथ-साथ कुछ एचडीआर भी हैं। एचडीआर में कुछ करेंसीज़ हैं, और उसको एचडीआर में इसीलिए रखा गया क्योंकि उनमें कन्वर्टिबिलिटी है, यानी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी भी है और करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है। तो इसी को लेकर यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो अगर आप हमारी करेंसी की बात करें रुपए की, तो वो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके करंट अकाउंट की कन्वर्टिबिलिटी है। कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टिबिलिटी हमारे रुपए के साथ में नहीं है। तो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी मतलब क्या? कि सिंपली आप रुपए को किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो ट्रेड पर्पस के लिए। यानी अगर आपको कुछ इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट वगैरह करना है, ठीक है? तो आप आराम से हमारी करेंसी को आप कन्वर्ट करा सकते हो। फिर उसके लिए आप चाहे रेमिटेंस वो भी आप करा सकते हो। आप ट्रैवल पर्पस से या बाहर घूमने जा रहे हो स्टडी या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो आप आराम से रुपए को डॉलर में और डॉलर से रुपए में आप कन्वर्ट करा सकते हो। और कोई भी दूसरी करेंसी है, उसमें भी आप आराम से ईज़िली कन्वर्ट करा सकते हो। बट सिर्फ़ करंट अकाउंट के लिए, मतलब सिर्फ़ ट्रेड पर्पस, ट्रैवलिंग, आपका एजुकेशन, रेमिटेंस सिर्फ़ इस पर्पज़ के लिए ही आप करा सकते हो। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि आप किसी भी फ़ॉर्म में, मतलब बड़ा लोन वगैरह, कुछ भी इन्वेस्टमेंट वगैरह, किसी भी फ़ॉर्म को में आप कभी भी, आप कितने भी अमाउंट का क्यों ना हो, आप उसको रुपए से डॉलर और डॉलर से रुपए में करवा सकते हो। क्योंकि इसमें क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में आप कई बार कंपनी के बॉन्ड देते हो, ठीक है? इक्विटी लेते हो, ठीक है? ओनर की कंपनी मतलब किसी कंट्री के कुछ लैंड वगैरह हैं, बड़े-बड़े शेयर रिसोर्सेज़ हैं, उनको आप एक्वायर करते हो, तो उसमें लगता है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। यानी कितने भी अमाउंट का पैसा हो, उसको हम डॉलर में या फिर कितने भी अमाउंट का पैसा डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करा सकते हैं। बट ये हमने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स होता है और ये ट्रेड पर्पज़ से जो कन्वर्जन होता है, वो ईज़ी होता है। ठीक है? और हमारे देश में अभी फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं परमिट है, बट फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होती है। अब अगर फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हो रही है, इसका मतलब आराम से ट्रेड कर पा रहे हैं, ठीक है? दूसरी कंट्री के साथ में हमारी इकोनॉमी का इंटीग्रेशन हो रखा है, ठीक है? तो ये कुछ फ़ायदे हैं। और कैपिटल अकाउंट में अगर हम करते हैं, तो हमको क्या होगा, बाहर से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आएगा। लोग को जो फ्री में, मतलब लोगों को लग रहा है कि हाँ, कन्वर्टिबिलिटी करा सकते हो कितने भी रुपए का, तो आराम से लोग आएँगे, यहाँ पे लैंड खरीदेंगे, कंपनी सेटअप करेंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े पैसे को आपको डॉलर से रुपए में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अगर मान लो कोई पैसा लेके आ रहा है, तो ये भी रिस्क रहता है कि वो पैसे लेके चला भी जाएगा। तो यही कारण है कि हम लोग जो है वो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं देते। क्योंकि हमने देखा कि ईस्ट एशियन क्राइसिस में क्या हुआ था कि बहुत सारा डॉलर इस कंट्रीज़ में आया था, जब ये कंट्रीज़ अच्छा कर रही थी। ठीक है? जापान, साउथ कोरिया, बट जैसे ही इन कंट्रीज़ में थोड़ा भी इकोनॉमिक स्ट्रेस आया, तुरंत वो लोग सारा पैसा लेके बाहर लेके चले गए। क्योंकि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी थी। आप कितना भी अमाउंट लेके वापस से अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करा सकते थे। तो वो तो चले गए। तो पूरी तरीके से इनकी इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर गई थी। तो वही हम लोग नहीं चाहते हैं कि भई मान लो कल से मेटा आ गई, गूगल आ गई, उन्होंने बहुत सारा पैसा लेके आए और इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू करा, और उनको लगा कि नहीं, नहीं इंडिया तो अच्छा नहीं कर रहा है। तो तुरंत अपने सारे पैसे लेके वापस अमेरिका चली गई। तो हमारे देश में तो एकदम से पैसे का वो हो जाएगा ना, डॉलर चला जाएगा, करेंसी हमारी डेप्रिशिएट कर जाएगी, तो बहुत हद तक हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुँच जाएगा। तो इसीलिए हम ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अभी हम लोग कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं करते हैं। करंट अकाउंट करते हैं, ताकि इसमें हमारा जो आरबीआई है वो रेगुलेट करता रहे। क्लियर है? इसके लिए एक तारापुर कमेटी बनी थी। इसने भी बोला था कि रुपए को कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए इंडिया को जाना चाहिए।
तो अब हम लोग कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी तभी करेंगे जब हमारा बहुत हद तक हमारा एक्सपोर्ट अच्छा हो जाए। तो एक्सपोर्ट अच्छा हो जाएगा तो हमारे पास डॉलर आना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? तो हमारे पास ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा कि मान लो कोई अपना क इन्वेस्टमेंट लेके आता है, वापस चला भी जाता है तो हमको एकदम से रिस्क ना रहे, ठीक है? तो मतलब हमारी करेंसी का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है एक्सपोर्ट में और दूसरा हमारे देश की करेंसी का इंटरनेशनलाइज़ेशन भी हो रखा हो। मतलब दूसरे देश भी हमारी करेंसी पे भरोसा करके हम में ट्रेड जो है वो रुपए में होना शुरू हो जाए। जैसे चाइना अपने जो ट्रेड करता है वो रेमनी भी करने लगा है। जैसे रशिया और रशिया चाइना अगर ट्रेड करते हैं तो अपनी लोकल करेंसी में करते हैं, ठीक है? बट हम जब ट्रेड करते हैं तो हमको डॉलर में करना पड़ता है। तो इसी तरीके से अगर हमारे करेंसी का जो एक्सेप्टेंस है अदर कंट्रीज़ भी करने लग जाए, तो एक सिनेरियो बनता है जब हम लोग कैपिटल अकाउंट के लिए जा सकते हैं। बट फिलहाल हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट भी कम है और दूसरी कंट्री हमारे साथ में रुपए में अभी ट्रेड करने के लिए ईज़ी नहीं है, मतलब रेडी नहीं है। तो ये 2 कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है, तो हम लोग कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए जा सकते हैं। क्लियर? तो आपको याद रखना है तारापुर कमोटी यूपीएससी पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। अब हमारा टॉपिक है एक्सचेंज रेट सिस्टम। बेसिकली यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। तो एक्सचेंज रेट होता क्या है? तो बेसिकली एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि एक करेंसी जो हमारे देश की जो करेंसी जैसे रुपी, तो वो डॉलर के मुकाबले उसका क्या रेट चल रहा है। उसको अगर हम 1 डॉलर लेने पे हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो उसे बोला जाता है एक्सचेंज रेट। तो ये जो है 2 इसमें सिस्टम्स काम करते हैं। एक होता है आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और एक होता है आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि आपने जैसे कि सपोज़ करो आपने फिक्स कर दी कि 1 डॉलर के लिए मैं सिर्फ़ ₹50 दूँगा। मतलब अब आपने क्या है ना अपनी करेंसी के एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया है। अभी जैसे आपने देखा होगा कि हमारी करेंसी जो है 1 डॉलर के हिसाब से ₹90 में आ रही है। मतलब अगर आपको 1 डॉलर चाहिए तो आपको ₹90 देने पड़ेंगे। ठीक है? तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, उसका बहुत बुरा प्रभाव इंडियन इकोनॉमी को होता है। तो कल से आरबीआई डिसाइड करे कि नहीं-नहीं अब तो मैं 1 डॉलर के मुकाबले हमारे देश में ₹50 होंगे। तो उसे हम बोल देंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट यानी करेंसी के जो वैल्यू है अदर करेंसी के मुकाबले उसको फिक्स कर देना। 1 डॉलर मतलब ₹50 ₹55 जो भी फिक्स करें। ठीक है? तो उन्हें उसे बोलेंगे हम लोग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। और जब आप इसको एक्सचेंज रेट को मार्केट के हिसाब से छोड़ दो, मार्केट का कैसे काम करता है? डिमांड एंड सप्लाई पे। अगर डिमांड डॉलर की होगी, तो ऑब्वियस सी बात है डॉलर बढ़ेगा और रुपये हमारा कमज़ोर होगा, ठीक है? या फिर अगर मान लो रुपये की डिमांड ज़्यादा होगी या डॉलर की डिमांड कम होगी, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा रुपये जो है वो एप्रिशिएट करेगा। जैसे 90 है ना, तो वापस से 80-85 पे जा सकता है क्योंकि रुपये की डिमांड बढ़ रही है और डॉलर की डिमांड कम हो रही है, ठीक है? तो मतलब मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है कि हमारी करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या है अदर कंट्री के मुकाबले। बट हमने कैसा सिस्टम अडॉप्ट कर रखा है, हमारे देश में भी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ही है। मतलब हमारे देश में भी जो रुपये की जो वैल्यू है, वो मार्केट डिटरमाइन करता है। अभी जैसे रुपये पे बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है, हमारे देश में जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं एफपीआई वाले, वो अपना पैसा पुल आउट कर रहे हैं और एफडीआई वाले और क्या है कि इंडिया और अमेरिका में डील नहीं हो पा रही है, तो बहुत ज़्यादा डॉलर हमारे पास में नहीं आ पा रहा है, तो रुपये पे दबाव आ गया है, तो रुपये हमारा डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है? तो उस तरीके से मार्केट डिसाइड कर रहा है कि अभी हमारे रुपये का भाव 1 डॉलर के मुकाबले 90 होना चाहिए। ठीक है? तो हमारे देश में भी है तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, बट हमारे देश में इसका एक वेरिएंट है मैनेज्ड मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। यानी कि क्या होगा जब ज़रूरत से ज़्यादा रुपए गिरने लगेगा, तो क्या होगा आरबीआई इंटरवीन करेगी कि यार मतलब ऐसा नहीं फिक्स तो नहीं करेगी, आरबीआई क्या करेगी डॉलर जो है इसके पास में, वो मार्केट में रिलीज़ कर देगी। तो इससे क्या होगा डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है? तो उससे जो रुपए पे जो प्रेशर आ रहा है वो कम हो जाएगा। तो रुपए का जो डेप्रिसिएशन हो रहा है, रुपए की जो वैल्यू जो फॉल हो रही है कंपेयर टू डॉलर वो कम हो जाएगी। तो इस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है यानी मार्केट डिसाइड करता है कि हमारा रुपए का कितना वैल्यू होगा कंपेयर टू डॉलर। बट जब सिचुएशन ज़्यादा सीवियर हो जाए, क्राइसिस में आ जाए, तब आरबीआई इंटरवीन करता है और आरबीआई इसको अपने डॉलर या तो रिलीज़ करेगा या फिर खींच लेगा, जो भी उसको करना होगा उस तरीके से वो मैनेज करेगा ताकि हमारे देश में एक स्टेबल सिस्टम रहे करेंसी का, ठीक है? अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको ज़्यादा एक्सचेंज रेट का जो ऊपर-नीचे हो रहा है उसका रिस्क नहीं रहेगा, ठीक है? एक सर्टेनिटी रहेगी। बट दूसरी कंपनी को लगेगा या दूसरी कंट्री को लगेगा नहीं तुमने जानबूझ के आर्टिफिशियली इसको बढ़ा रखा है, इतनी तो तुम्हारी करेंसी की वैल्यू ही नहीं है। तुम्हारी करेंसी 90 के हिसाब से होना चाहिए, तुमने 50 रख रखी है, तो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं आएगा, तो ये एक नुकसान होता है। और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होगा जो कंपनीज़ होती हैं, उनको लगता है कि नहीं यार ये जेन्युइन वैल्यू पे आया है, ठीक है? और आप जो सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन है वो भी कम हो जाता है। तो एक फ्रीडम रहती है कि हाँ भाई सबको एक ऑथेंटिसिटी, ट्रांसपेरेंसी रहती है और आपकी इकोनॉमी जो होती है वो एक नेचुरल वैल्यू ले लेती है कि हाँ भाई इस रुपये की नेचुरल वैल्यू यही होना चाहिए। और दूसरा डिसएडवांटेज यही है कि करेंसी में स्पेकुलेशन बढ़ जाता है क्योंकि करेंसी भी मार्केट और सप्लाई पे चल रही है, ठीक है? अब मान लो रुपये के लेके लोग स्पेकुलेट करने लगे,
तो उससे और ज़्यादा रुपये पे दबाव आ सकता है, रुपये डिप्रिशिएट कर सकता है या फिर आर्टिफिशियली एप्रिशिएट कर सकता है अगर कोई रुपये पे होर्डिंग करने लगे, ठीक है? तो ये एक रिस्क जो है हमारा बना रहता है इसमें, क्योंकि अभी डिक्लाइन कर रहा है ना, तो अभी हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, हमारा इन्फ्लेशन महँगा हो जा रहा है, हमारे देश की इकोनॉमी में जो ऑयल इम्पोर्ट हो रहा है वो महँगा होता जा रहा है, ठीक है? तो कई ज़्यादा हमको रिस्क जो है, डाउनसाइड जो रिस्क है रुपये डिप्रिसिएशन के, वो हमें फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे यूपीएससी जो क्वेश्चन जो है वो पूछ लेती है। अब जनरली यूपीएससी जो पूछ रही है वो इम्पैक्ट पूछ रही है कि रुपये डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट क्या होगा और रुपये एप्रिसिएशन का इम्पैक्ट क्या होगा। तो देखो, जब भी रुपये डेप्रिसिएशन, देखो एक तो क्या होता है, एक होता है आपका डेप्रिसिएशन, ठीक है? जब करेंसी की जो वैल्यू है, रुपये की जो वैल्यू है, वो अपने आप मार्केट के हिसाब से उस पे दबाव आ रहा है अभी रुपये के ऊपर, तो वो डिक्लाइन कर रहा है, मतलब मार्केट डिसाइड कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। जब आरबीआई के किसी स्टेप की वजह से या आरबीआई आर्टिफिशियली रुपये की वैल्यू डाउन कर दे, तब हम उसको बोलेंगे डिवैल्यूएशन। ठीक है? और अगर जैसे करेंसी हमारे मार्केट के हिसाब से एप्रिशिएट करने लग जाए, ठीक है? 90 है ना, तो वो उसकी एप्रिशिएट हो जाए, वो 85 पे आ जाए, 80 पे आ जाए, तो हम बोलेंगे एप्रिसिएशन, ठीक है? करेंसी की वैल्यू हमारी जो है वो बढ़ रही है क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ रही है। बट अगर आरबीआई आर्टिफिशियली हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ा दे, तब हम उसको बोलेंगे रिवैल्यूएशन। तो ये 4 टर्म्स का जो डिफरेंस है, वो आपको पता होना चाहिए। हालाँकि इसका इम्पैक्ट जो है वो सेम आएगा, यानी जो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट है, वो डिवैल्यूएशन का भी इम्पैक्ट होगा और जो एप्रिसिएशन का जो इम्पैक्ट है वो रिवैल्यूएशन का भी इम्पैक्ट होगा, तो इम्पैक्ट आपके सेम होंगे। तो जैसे रुपये एप्रिशिएट हो रहा है या फिर रुपये रिवैल्यूएट भी कर दिया गया है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो अब क्या होगा कि आपको $1 के मुकाबले आपको कम पैसे देने होंगे। यानी कि अभी आपको $1 के कितने देने पड़ रहे हैं? ₹90। करेंसी आपकी एप्रिशिएट हो गई, रिवैल्यू हो गई, तो आप कितना देना पड़ रहा है $1 के मुकाबले? आप ये मान के चलो 85, ठीक है? तो आपकी करेंसी यहाँ पे एप्रिशिएट होगी। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि इससे जो एक्सपोर्ट होगा वो आपका कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट कम क्यों होगा? क्योंकि सपोज़ करो आप पहले एक जूते भेजते थे, ठीक है? या फिर एक शर्ट भेजते थे अमेरिका में, वो उसके मिलते थे आपको $1, ठीक है? तो अभी डॉलर का भाव कितना है? ₹90, तो आपको ₹90 मिल रहे हैं। अब करेंसी अगर आपकी एप्रिशिएट हो गई, उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो वो 90 से 85 आ गई। तो अब अगर जब आप शर्ट भेजोगे तो वहाँ पे तो $1 का बिचेगा, तो अब आपको कितने मिलेंगे? मात्र ₹85, तो अब आपको कम पैसे मिलेंगे। तो इससे क्या होगा? आपका एक्सपोर्ट जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है? बट आपका इम्पोर्ट जो हो जाएगा वो चीपर हो जाएगा, क्योंकि अभी जैसे कि आप ऑयल खरीदते हो बाहर से, मिडल ईस्ट से, अगर आप ऑयल खरीदने के पैसे दे रहे हो $1, मतलब आपको ₹90 खर्च करने पड़ रहे हैं। अब ये मान लो करेंसी आपकी एप्रिशिएट कर जाए, तो वो 85 हो जाए आपकी करेंसी $1 के मुकाबले, तो अब आप $1 का अगर ऑयल खरीदोगे तो आपको ₹85 ही देने पड़ रहे हैं। तो आपका जो इम्पोर्ट होगा वो सस्ता हो जाएगा। इन्फ्लेशन कम होगा, क्योंकि देखो अब आपको ऑयल सस्ता मिल रहा है, आप जो सामान मँगा रहे हो उसके सस्ते आपको इम्पोर्ट देने पड़ रहे हैं, तो आपको जो इन्फ्लेशन है, महँगाई जो है वो कम होगी। इसी का उल्टा कर दो आप डेप्रिसिएशन में। जैसे ही डेप्रिसिएशन हुआ, तो आपका क्या होगा कि आपको $1 के मुकाबले ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। जैसे अभी आपका ₹90 चल रहा है ना, तो हो सकता है डेप्रिशिएट करके वो 95 चला जाए। तो $1 के मुकाबले आपको ₹95 भी देने पड़ सकते हैं। तो उससे आपका एक्सपोर्ट जो होगा वो महँगा, आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। कैसे? कि अभी आपको एक शर्ट देने के कितने मिल रहे हैं? ₹90। भई अमेरिका में एक शर्ट आपका कितना बिक रहा है? $1 का। तो $1 के मुकाबले आपको कितना मिल जाएगा? ₹90। अब आप फिर से भेजोगे उसको, अगर मान लो करेंसी आपकी डेप्रिशिएट करके घट गई उसकी वैल्यू, 95 हो गई, तो वो $1 का शर्ट के मुकाबले अब आपको कितने देगा? ₹95 देगा। तो आपका एक्सपोर्ट जो होगा वो कम हो जाएगा, बट अब आपका इम्पोर्ट जो होगा वो महँगा हो जाएगा। क्योंकि अभी आप ₹90 का ऑयल मँगा रहे हैं, तो आप ₹95 का ऑयल मँगा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या? कि आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जब भी करेंसी एप्रिशिएट होती है, तो आपको एक्सपोर्ट का घाटा होता है, इम्पोर्ट में फ़ायदा हो जाता है। बट जब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट करती है या डिवैल्यू हो जाती है आपकी करेंसी, तो आपका एक्सपोर्ट जो होगा वो महँगा हो जाएगा, ठीक है? मतलब आपका एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा, बट आपका इम्पोर्ट जो होगा वो महँगा हो जाएगा। और जब आपका इम्पोर्ट महँगा हो जाएगा, ठीक है? आपके पास में क्या होगा, आपको ज़्यादा डॉलर देने पड़ेंगे, तो फिर आपका क्या, ट्रेड डेफ़िसिट भी होने लगेगा। ट्रेड डेफ़िसिट ज़्यादा होगा तो आपका करंट अकाउंट डेफ़िसिट बढ़ जाएगा। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, हमें करेंसी डेप्रिसिएशन का फेस करना पड़ता है। ठीक है? क्लियर है आपको? और एक लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका नीर एंड रीढ़, जिससे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। मतलब जैसे करेंसी आपकी डेप्रिशिएट कर रही है, तो सब लोग क्या बोल रहे हैं, अरे करेंसी बहुत डेप्रिशिएट कर रही है, ये करंट गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनसे हमारी करेंसी सँभली नहीं जा रही। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि करेंसी डेप्रिशिएट होना हर बार बुरा नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है, करेंसी जब डेप्रिशिएट करे तो आप ये देख रहे हो कि डॉलर के मुकाबले आपकी करेंसी कैसा कर रही है। बट आपको रियल अगर आपकी करेंसी की वैल्यू देखना है, आपकी करेंसी कितनी पावरफुल है, कितनी स्ट्रांग है, अगर आपको देखना है तो आप इफेक्टिव एक्सचेंज रेट देखो। यानी आप सिर्फ डॉलर में ट्रांजैक्शन नहीं करते हो, आप जापान से भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप चाइना से भी ट्रेड करते हो, आप यूएई से भी ट्रेड करते हो। तो आप जितने भी बड़े आपके ट्रेडिंग पार्टनर हैं, उन सबकी करेंसी लो
और उस सब की करेंसी का आप वेटेज रखो। जैसे मान लो चाइना से ज़्यादा आप वेट करते हो ना, ट्रेड करते हो, तो उसकी करेंसी का वेटेज ज़्यादा करो। फिर जापान की करेंसी लो, यूएई की करेंसी लो, डॉलर भी रखो उसमें, और फिर इनके मुकाबले आप उसका वेटेड एवरेज निकालो, ठीक है? फिर आप देखो कि इन सब के मुकाबले, इन सब करेंसी के मुकाबले आपकी करेंसी ने कितना परफॉर्म किया है। तो वो आपको एक रियल पिक्चर देगा कि आपकी करेंसी वाक़ई में कमज़ोर हुई या सिर्फ़ डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हुई है। मतलब हो सकता है कि डॉलर की डिमांड बढ़ रही हो, बाकी रुपए खराब नहीं कर रहा है, रुपए तो सही पोज़ीशन में है बेचारा। मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ गई, वो एक अलग सीक्वेंस है कि भई वहाँ पे उनकी जीडीपी अच्छी हो गई हो, ठीक है? उनको डॉलर चाहिए होगा, वो सारे जो यहाँ से हमारे शेयर मार्केट से निकाल के वापस से अपने कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो, उनकी जीडीपी बढ़ गई। मतलब हमारी रुपये ने कोई गलती नहीं करी। बट हाँ, अगर फिर भी अगर आपको आपकी रुपये की स्ट्रेंथ देखनी है, तो आप जिस से भी आपका ट्रेड होता है, आपकी इकोनॉमी का, उन सब कंट्रीज़ का आप करेंसी निकालो और अपनी करेंसी का उसके वेट देखो कि उन सब करेंसी के मुकाबले अपनी करेंसी ने कितना किया है, कैसा किया है। तो आपको एक इफेक्टिव एक्सचेंज रेट मिल जाएगा। तो जब आप मार्केट रेट के हिसाब से अगर आप अपने उन 40 देशों का देखते हैं हम लोग, ठीक है? 40 देशों से हमारा ट्रेड अच्छा होता है। तो उन करेंसी के मुकाबले उनका जो एवरेज निकाल के अगर हमारी करेंसी के परफॉर्मेंस को मैच करेंगे, तो हम बोलेंगे नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इफेक्टिव यानी 40 देशों की करेंसी, और नॉमिनल यानी मार्केट प्राइस, उनकी करेंसी का भी मार्केट प्राइस और हमारी करेंसी के मार्केट प्राइस में अभी कितना वेरिएशन आ रहा है वो देख रहे हैं, एक्सचेंज रेट कितना चल रहा है वो देखेंगे। अगर हम इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट कर लें, यानी हमारे देश में कुछ इन्फ्लेशन चल रहा होगा, उनके देश में भी हो सकता है कुछ इन्फ्लेशन हो, और अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लें उन 40 देशों की करेंसी के साथ में और फिर एक इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकालें, तो हम बोलेंगे इसको रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। फिर ये सही पिक्चर देगा कि एग्जैक्टली अब हमारी करेंसी कैसा कर रही है। तो अगर अब हमारी करेंसी अगर रील अगर मान लो डाउन चला जाए, तो समझ लो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, और अगर रील हमारा अच्छा हो, तो हम बोलेंगे कि हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है। तो अगर देखा जाए तो करेंसी हमारी रुपी जो है डॉलर के मुकाबले जितना डेप्रिशिएट हुई है, बट फिर भी हमारा नीड और रील अच्छा बना हुआ है। इसका मतलब हमारी करेंसी खराब नहीं है, ठीक है? वो जस्ट हो ये रहा है कि डॉलर जो है वो अभी अच्छा चल रहा है, उसकी डिमांड अभी अच्छी चल रही है। यही दिक्कत आ रही है करेंसी हमारी डेप्रिसिएशन में। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है, वो आपको यूपीएससी पूछ रहा है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, पीवाईक्यूज। हमारा 2022 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया रिसेंटली विद रेफरेंस टू इंडिया। बेसिकली कंपनीज क्या कर रही थी, बहुत ज़्यादा टैक्स की चोरी करती हैं, ठीक है? वो बताते हैं कि हमारा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, बट जो भी वो लोग शेयर का ट्रांसफ़र कर रहे हैं या पेमेंट का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उनका जो अंडरलाइंग एसेट है वो इंडिया में ही है। मतलब जिस वैल्यू पे वो लोग एसेट के जो शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो बेसिकली इंडिया के एसेट के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर इसका आंसर इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र का यही होता है कि फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स एंड सच शेयर डिराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया, ताकि वो टैक्स को चोरी कर सके। तो उस वक़्त ये उस कंपनीज़ को लेके जो रिपोर्ट वगैरह आ रही थी, इसलिए वो न्यूज़ में था। तो ये बेसिकली करंट अफेयर का न्यूज़ था। तो बेसिकली आपको करंट अफेयर थोड़ा-सा इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट रहता है। अब चलते हैं आगे। ये भी 2022 का क्वेश्चन है। ये नीर और रीर पे क्वेश्चन आया हुआ, अभी हमने नीर देखा। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला? इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नीर इंडिकेट्स एप्रिसिएशन ऑफ रुपी। करेक्ट है, हमने बोला कि जब नीर आगे जाता है इसका मतलब रुपये हमारा एप्रिशिएट हो रहा है, मतलब रुपये की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ठीक है? अब देखो, एन इंक्रीज इन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रीर इंडिकेट्स एन इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। नहीं, बेसिकली अगर आप इसको सिर्फ कॉमन स्टेटमेंट देखोगे, जनरल स्टेटमेंट देखोगे, तो कोई करेंसी जब एप्रिशिएट कर जाती है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भई उसका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। क्योंकि पहले एप्रिशिएट होने का मतलब क्या होता है कि भई जो अभी एक ₹90 मिल रहा है आपके $1 के, आपको ₹85 मिलेंगे, तो आपका एक्सपोर्ट कम होने लगेगा, ठीक है? और इम्पोर्ट आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि जो चीज़ आपको पहले ₹90 की मिल रही है, अब आपको सिर्फ ₹85 मिलेगी, तो आपका इम्पोर्ट बढ़ जाएगा। तो आपका ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस तो ओवरऑल आपका कम ही जाएगा ना, मतलब कम कम हो जाएगा। इंडिया के केस में अलग है कि भई इंडिया को ऑयल बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करना पड़ता है, हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो वो केस अलग बन जाता है। बट जनरली किसी भी कंट्री के लिए जब उसका रील आगे बढ़ता है, इसका मतलब उसका ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस जो है, वो घट रहा है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट अगर देखो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या निकलेगा? 1 एंड 3 ओनली। तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को आप एड्रेस कर सकते थे। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी इजी है। ये बोल रहा है कि इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन, यानी आरबीआई अगर हमारे रुपये को डिवैल्यू कर दे, उसकी वैल्यू कम कर दे, तो क्या होगा? इंप्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट। करेक्ट है, मतलब अब आपका जैसे हमने देखा ना, रुपये डिप्रिशिएट कर जाए, डिवैल्यू कर जाए, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हमारा इंपोर्ट कम होगा, तो हमारा ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब अगर एक सही है तो देखो, तो यहाँ पे 3 तो होने से रहा, यहाँ भी एक नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। या तो एक क्या होगा या एक दो होगा। अब सेकंड देखो, इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। नहीं, डिवैल्यू करा है ना, मतलब कम करा है ना, तो इसका मतलब हमारी जो फॉरेन वैल्यू है वो भी तो वो हो जाएगी ना, कम हो जाएगी, इंक्रीज थोड़ी होगी। तो ये नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा? 1 ओनली। अब चलते हैं आगे।
ये 2019 का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि परचेसिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट के कंपैरिजन में आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइस ऑफ सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। मतलब जब भी आपको ट्रिपल पी बेसिस पे एक्सचेंज रेट निकालना है, तो सिंपल आप ये देखो कि $1 है अमेरिका में, ठीक है? इस $1 से वहाँ पे आप कितना आप बर्गर खरीद पा रहे हो, और उसी तरीके से आप एक बर्गर जो है इंडिया में कितने रुपए में आप खरीद पा रहे हो। तो ये आपका परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से आपका एक्सचेंज रेट निकल के आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपका ये स्टेटमेंट सही है कि जब परचेसिंग पावर पैरिटी के आपको एक्सचेंज रेट निकालना होगा, तो आपको सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस के प्राइसेस ट्रैक करने पड़ेंगे। तो ये स्टेटमेंट सही है। इन टर्म्स ऑफ ट्रिपल पी डॉलर, इंडिया इज़ द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, नहीं, वो बेसिकली ये हमारा 3rd लार्जेस्ट है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या होगा? 1 ओनली। अब चलते हैं आगे। ये 2013 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइटम इज इंक्लूडेड इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अभी हमने देखा कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या आता है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व में फॉरेन करेंसी एसेट आते हैं, ठीक है, गोल्ड आती है, इसके बाद में आपका एच आता है, फिर आपका क्या आता है, आपका रिवर्स ट्रांच आता है। रिवर्स ट्रांच यानी जो हमारा आईएमएफ में जो कोटा है, ठीक है, आईएमएफ में कोटा जो है हमारा 25%, वो बेसिकली हमारे फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखो, ऑप्शन देखो, इसमें फॉरेन करेंसी एसेट, स्पेशल ड्राइंग राइट्स और लोन। लोन तो नहीं आएगा, ठीक है। फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड होल्डिंग ऑफ आरबीआई एंड एचडीआर, तो ये करेक्ट है हमारा, इसमें आएगा। इसमें थर्ड वाले में भी आपका क्या है, लोन है, तो ये भी नहीं आएगा। इसमें फॉरेन करेंसी एसेट है, गोल्ड है, बट एचडीआर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अभी 2012 क्वेश्चन देखो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट इज डिसाइडेड बाय। तो जो हमारी करेंसी है जैसे रुपी है, तो उसका जो एक्सचेंज रेट है वो कौन डिसाइड करता है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक तो किसी भी करेंसी को एक्सचेंज रेट नहीं संभालता है, तो ये तो इसे भी रूल आउट कर दोगे आप। तो यहाँ पर आप पहला आपका रूल आउट हो जाएगा, आपका डी भी रूल आउट हो जाएगा। तो या तो 2-3 होगा या 3-4 होगा, मतलब 3 तो करेक्ट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप ये देखो, सेकंड होगा या फोर्थ होगा? सेकंड देखो, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कंट्री कंसर्न। ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा ना, रुपये की वैल्यू मार्केट डिसाइड करता है। जितनी डिमांड एंड सप्लाई होगी, अगर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा डॉलर का डिमांड होगा, ठीक है, मतलब रुपये का डिमांड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगा। तो या तो हमारा ये बी वाला आंसर जो है वो सही हो जाएगा। वैसे थर्ड वाला, फोर्थ क्या है? फोर्थ है आपका इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ एनी कंट्री। ऐसा नहीं होता है, इकोनॉमिक पोटेंशियल तो हमारी कंट्री का बहुत ज़्यादा है, फिर भी हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है ना, तो वो रुपये की वैल्यू डिसाइड नहीं करता, मतलब किसी भी करेंसी की वैल्यू डिसाइड नहीं करता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2 एंड 3 ओनली। तो इस तरीके से हमारा एक्सटर्नल सेक्टर भी कवर हो गया है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।